साम्यवाद यानी कम्युनिज्म, ये नाम तो सबने सुना होगा, पर ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है। और इसका जन्म हुआ था एक ऐसे दौर में जब उद्योग और टेक्नोलॉजी समाज को कह सकते हैं कि पूरी तरह से बदल रहे थे। तो चलिए आज इसी विचार की गहराइयों में उतरते हैं। अच्छा, तो इसकी कहानी शुरू होती है औद्योगिक क्रांति से। जरा सोचिए, भाप के इंजन, नई नई मशीनें और बड़े बड़े कारखाने, इन सब ने समाज को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। और इसी बड़े बदलाव से पैदा हुए दो नए वर्ग जो एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने खड़े थे। ये दो वर्ग थे। पहला बुर्जुआ, मतलब वो लोग जो कारखानों और मशीनों के मालिक थे, और दूसरा सर्वहारा यानी मजदूर वर्ग। अब यहाँ साफ साफ एक टकराव दिखता है ना। एक तरफ वो थे जिनके पास सब कुछ था, और दूसरी तरफ वो थे जिनके पास अपनी मेहनत बेचने के अलावा और कुछ भी नहीं था। तो ये सर्वहारा वर्ग इतना अलग क्यों था? भाई इसलिए क्योंकि उनकी जिंदगी पूरी तरह से उनकी मजदूरी पर टिकी थी। उन्हें काम के बदले में बस उतना ही पैसा मिलता था जितना जिंदा रहने के लिए कम से कम जरूरी हो। उनकी पूरी की पूरी जिंदगी बस इस बात पर निर्भर थी कि काम मिलेगा या नहीं। इस सिस्टम ने एक और चीज को जन्म दिया जिसे कहते हैं अलगाव। सोच कर देखिए, एक मजदूर है जो दिन भर एक ही काम को किसी मशीन की तरह दोहरा रहा है। वो जो चीज बना रहा है उस पर उसका कोई हक नहीं, बनाने के तरीके पर भी उसका कोई कंट्रोल नहीं। तो धीरे धीरे वो अपने ही काम से एक तरह से पराया महसूस करने लगता है, जैसे वो खुद एक मशीन का कोई पुर्जा हो। और यहीं से शोषण का कॉन्सेप्ट सामने आता है। मतलब ये विचार कि मालिकों का जो भी मुनाफा था वो असल में मजदूरों से वो वैल्यू निकालने पर आधारित था जिसके लिए उन्हें पैसे दिए ही नहीं गए थे। आसान भाषा में कहें तो मजदूर जितनी कीमत का सामान बनाता था उसे उसका बस एक छोटा सा हिस्सा मिलता था, बाकी सारा मुनाफा सीधा मालिक की जेब में। तो इतनी बड़ी समस्या थी, इसका समाधान क्या था? इन्हीं हालातों के जवाब में एक नए और कह सकते हैं कि एक क्रांतिकारी विचार का जन्म हुआ, और इसी विचार को हम साम्यवाद के नाम से जानते हैं। आइए देखते हैं कि आखिर ये था क्या। साम्यवाद की जो बुनियाद है वो एक ऐसे समाज की कल्पना पर रखी गई है जहां कोई वर्ग नहीं होगा, कोई अमीर गरीब नहीं, जहां फैक्ट्री और जमीन जैसे बड़े साधन किसी एक इंसान के नहीं बल्कि पूरे समाज के होंगे। असल में इसका मकसद ही एक वर्गहीन और बराबर का समाज बनाना था। तो सबसे जरूरी बात यह है कि साम्यवादी आदर्श का हर एक पॉइंट पूंजीवादी सिस्टम की किसी खास प्रॉब्लम का जवाब देने के लिए बनाया गया था। जैसे वर्ग खत्म करना ताकि असमानता खत्म हो, निजी मिल्कियत खत्म करना ताकि शोषण खत्म हो, और कंपटीशन की जगह एक दूसरे के सहयोग को बढ़ावा देना। ये एक बहुत ही मशहूर लाइन है जो एक साम्यवादी समाज के काम करने के तरीके को बड़े अच्छे से समझाती है। इसका सीधा सा मतलब है कि लोग समाज में अपनी काबिलियत के हिसाब से काम करेंगे और उन्हें उनकी जरूरत के हिसाब से संसाधन मिलेंगे। अब सवाल ये उठता है कि ये पूरा सिद्धांत आखिर बनाया किसने? तो ये थे दो जर्मन दार्शनिक, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स। इन्हें ही साम्यवादी सिद्धांत का मुख्य आर्किटेक्ट माना जाता है। ये टाइमलाइन हमें दिखाती है कि ये विचार कैसे और कब पैदा हुए। 19वीं सदी के बीच में जब औद्योगिक क्रांति बिल्कुल अपने चरम पर थी, तब मार्क्स और एंगल्स ने अपना सबसे असरदार काम कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो प्रकाशित किया, और इसी किताब ने दुनिया भर में कई आंदोलनों को प्रेरित किया। और यह है मैनिफेस्टो की वो मशहूर पहली लाइन जो उनके पूरे तर्क का सार है। उनका मानना था कि अगर हमें इंसानी इतिहास को समझना है तो उसकी चाबी है आर्थिक संघर्ष। मतलब हमेशा से ही एक अमीर शोषक वर्ग और एक गरीब शोषित वर्ग के बीच का संघर्ष चलता आया है। तो अभी तक हमने थ्योरी की बात की। कागज पर तो ये विचार बड़े क्रांतिकारी लगते हैं, है ना? लेकिन जब इस विचार को असल दुनिया में जमीन पर उतारने की कोशिश की गई तो क्या हुआ? सच तो ये है कि दुनिया भर के देशों ने इसे बहुत ही अलग अलग तरीकों से लागू किया। इस स्लाइड पर कुछ बड़े उदाहरण हैं, जैसे सोवियत संघ जो दुनिया का पहला साम्यवादी राज्य बना, फिर चीन, क्यूबा और वियतनाम। पर यहाँ एक बात जानना बहुत ज़रूरी है, इनमें से हर देश का साम्यवाद का अपना एक अलग वर्जन था जो मार्क्स के असल विचारों से काफ़ी अलग हो सकता था। और यहीं से इस विषय की सबसे बड़ी बहस शुरू होती है। एक तरफ थे साम्यवाद के ऊंचे ऊंचे आदर्श और दूसरी तरफ थी इसकी कठोर हकीकत।
तो चलिए इसके नतीजों पर जो तर्क दिए जाते हैं उन पर एक नज़र डालते हैं। साम्यवाद के पक्ष में अक्सर ये कहा जाता है कि इसका लक्ष्य एक ऐसा समाज बनाना है जहां जन्म या पैसे के आधार पर कोई भेदभाव न हो। ये गरीबी को मिटाने और सभी के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी चीजें मुफ्त में देने का वादा करता है, और समाज में कंपटीशन की जगह सहयोग की भावना पर जोर देता है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। आलोचक कहते हैं कि जब निजी मुनाफे का कोई स्कोप ही नहीं होगा तो फिर लोग नई खोज करने या कड़ी मेहनत करने के लिए क्यों प्रेरित होंगे। साथ ही पूरे समाज की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए सरकार बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाती है, और अक्सर इसी ताकत का नतीजा होता है व्यक्तिगत आज़ादी, जैसे कि बोलने की आज़ादी का छिन जाना और अर्थव्यवस्था का धीमा पड़ जाना। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? यही कि एक तरफ था बराबरी का एक आदर्श सपना और दूसरी तरफ थी एक जटिल और अक्सर बहुत मुश्किल ऐतिहासिक हकीकत। सिद्धांत और व्यवहार के बीच ये जो खाई पैदा हुई वो इसलिए हुई क्योंकि जिन आदर्शों की बात की गई थी उन्हें लागू करने के लिए अक्सर एक बहुत ताकतवर सरकार की जरूरत पड़ी, और उसी सरकार ने व्यक्तिगत आज़ादी को सीमित कर दिया। और शायद यही साम्यवाद का सबसे बड़ा विरोधाभास रहा है। और हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाते हैं जो मार्क्सवादी सिद्धांत के बिल्कुल केंद्र में है। क्या वाकई इतिहास को सिर्फ अमीर और गरीब के बीच के संघर्ष के तौर पर देखा जा सकता है, या फिर इसमें और भी बहुत कुछ है? इस पर सोचिएगा जरूर।